नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। तो आज एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के हम जीएस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं और मैं आपको स्पेशली हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए दोनों सेट में, चाहे वो 18 ऑफ जैन 18 जनवरी का सेट हो, उसके भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और या फिर 20 ऑफ जैन यानी कि 20 जनवरी को जो आपका मतलब मेंस का क्वेश्चन पूछा गया उसमें जो जीएस का क्वेश्चन आया वो भी सॉल्व करें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट देखते हैं इनका एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन पूरी व्याख्या के साथ। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हम सभी के सामने, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने उपस्थित है। पहला क्वेश्चन आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। एसएससी सीजीएल में 2024-25 का ये मतलब क्वेश्चन है। इस बार मेंस में आपसे पूछा गया बिल्कुल लेटेस्ट सवाल, हरित क्रांति से पहले भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी। ठीक है, आपको एबीसीडी 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि क्या स्थिति थी। तो देखो, हरित क्रांति तो सभी को पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहां 1966-67 का है, यानी 1966-67 में हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति आने के बाद हमारे यहां फसलों का उत्पादन बहुत बड़ा है, और हरित क्रांति से पहले हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे उत्पादन बढ़े। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले स्थिति कैसी थी? अगर इन ऑप्शन में से आंसर मानना पड़े तो आपका आंसर हो जाएगा यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि भाई हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पुरानी तकनीक का उपयोग और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव था हमारे देश में, जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी लेकर आया। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ये आप जरा देखो, क्योंकि 18 जनवरी में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आया इस टाइप का, और 20 जनवरी वाले में यानी अगला सेट जो अगला एग्जाम आपका मेंस में हुआ उसमें भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से आया। तो हम एग्जामिनर की अप्रोच को अगर समझें तो देखो, एरिया सेम रहता है, क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए पेपर के दौरान पेपर की एनालिसिस को एसएससी के द्वारा बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है, उसे एक इलीगल ऑफेंस मतलब माना गया है। तो देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन बनेगा जैसे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के पिता के बारे में बताइए। तो यहां से भी 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड यानी कि विश्व में हरित क्रांति के पिता, आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। यूएस अमेरिका के रहने वाले नॉर्मन बोरलॉग जी को विश्व में हरित क्रांति का पिता माना गया है। यही बनेगा इंडिया में, यानी कि अपने देश भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा गया है? तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का पिता कहा गया है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किन फसलों के ऊपर जोर दिया गया, यानी हरित क्रांति के आने के बाद कौन सी फसलों का उत्पादन बढ़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हीट एंड राइस, यानी गेहूं और चावल की फसलों का उत्पादन बढ़ा। इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंडिया में प्लान हॉलिडे यानी कि योजना अवकाश के दौरान हुई थी। What is the name of ion with a charge of -1? बेटा आपसे बस इतना पूछा है कि देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि देखो 2 तरह के आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। ठीक है, धन आयन को क्या कहते हैं? कैटायन, और बेटा ऋण आयन यानी माइनस को क्या कहेंगे? एनायन। तो आंसर क्या होगा? एनायन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एनायन। ठीक है, 2 तरह के हमारे चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव कैटायन, एक नेगेटिव। चार्ज की खोज किस व्यक्ति ने की? तो बस याद रखना, कई बार पेपरों में पूछा जाएगा कि चार्ज जो होते हैं, आवेश, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक कैटायन यानी पॉजिटिव, एनायन यानी नेगेटिव। इसकी खोज 1742 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है बेंजामिन
फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन इनका बच्चों नाम है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछा है हु मेंशन्ड इकोसिस्टम एज द बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी इन 1956, यानी किसने सर्वप्रथम, हम कह सकते हैं 1956 में, पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिकी में बुनियादी इकाई के रूप में किसने यहाँ पर उल्लेख किया है, किसने वर्णन किया है कि इकोलॉजी जो होती है वो हमारी बेसिक यूनिट कही जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांसिस इवांस। इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था कि इकोलॉजी क्या है। बेसिकली आप बताएंगे कि बेसिक यूनिट जो है इकोलॉजी की, उसको हम इकोसिस्टम का नाम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम को, जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको यहाँ पर 1956 में सबसे पहले इन्होंने बताया। हालांकि इकोसिस्टम का नामकरण टेंसले के द्वारा हुआ, इसकी खोज ईपी ओडम ने करी थी, जो इसके जनक कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस इवांस। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है ये किससे मिलकर के बनता है? तो मैम अल्टीमेटली इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर हमारी कम्युनिटीज़ आती हैं, उनसे छोटा पार्ट पॉपुलेशन का आता है, पूरी जनसंख्या, और उसके अंदर आता है एक ऑर्गेनिज्म। तो OPCB करके याद कर सकते हो, ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, और तब जाकर हमारा ये पूरा बायोस्फीयर जो है वो बन के तैयार होता है। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र को आपको अगर डिफाइन करना है तो आप ये भी बताएंगे कि इसके अंतर्गत आपके सभी रिलेशनशिप, चाहे वो हम किसी अपने पेड़ पौधे, मिट्टी, नॉन लिविंग फैक्टर्स से बात करें, उसको संबोधित किया जाता है कि जितने भी जीवित जीव हैं उनका, जितने भी अजैविक कारक हैं, इनके साथ क्या संबंध है, ये आप पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रांसिस इवांस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखो, पॉलिटिका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि संसद निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती? यानी अगर देश की पार्लियामेंट डीपीएसपी में जो कुछ भी दे रखा है, डीपीएसपी अभी तक हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, डीपीएसपी मतलब जो संविधान के भाग 4 में आपके दे रखा है, पार्ट 4 में दे रखा है, तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट किसी भी नागरिक या सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को नहीं छीनेगी, मौलिक अधिकारों को नहीं छीनेगी। ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि भैया फंडामेंटल राइट नहीं छीने जाएंगे? तो ये है आपका गोलकनाथ केस 1967, गोलकनाथ हेनरी केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो पंजाब राज्य और गोलकनाथ केस में ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया 1967 में, 1967 में। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की इमेज के हिसाब से देखें तो ऐसा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस था। ठीक है, 1967 का ये केस, और इसमें मतलब कहा कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट, संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, यानी कि वो नहीं छीने जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 2, मथुरा वॉज द सेकंड कैपिटल ऑफ डैश डायनेस्टी? मथुरा रिक्त वंश की राजधानी थी। दूसरी राजधानी थी मौकरी की, गुप्ताओं की, मौर्यों की या कुषाणों की? तो देखो याद करो, मैंने आपको हिस्ट्री में बाकायदा पढ़ाया होगा, इसको बहुत डिटेल में आपको बताया होगा कि कुषाण वंश रहा, और कुषाण वंश की 2 राजधानियां रही। सेकंड कैपिटल तो मथुरा यूपी उत्तर प्रदेश में रही, और फर्स्ट कैपिटल, पहली राजधानी रही पुरुषपुर। पुरुषपुर, पुरुषपुर बोले तो पेशावर, आज का क्या है ये? पेशावर। पेशावर राजधानी रही, और पेशावर कहां है? पेशावर पाकिस्तान में है। तो आज का पेशावर, यानी पेशावर का ओल्ड नेम पुरुषपुर, पुरुषपुर का नया नाम पेशावर, जो पाकिस्तान में। तो कुषाणों की 2 राजधानी रही हैं, मथुरा और पेशावर। कुषाण इंडो ग्रीक यानी कि यूनान से आकर यहां सेटल हो गए, और कुषाण वंश से आपका क्वेश्चन 18 जनवरी वाले मेंस में भी आया है और 20 जनवरी वाले में भी आया है। ठीक है, वहां पर क्या अभी आएगा? अभी ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके 18 जैन वाले चल रहे हैं, अभी उसमें आपका 20 जनवरी वाले भी क्वेश्चन आज ही इसी में ही हम मतलब देखेंगे। ठीक है,
कुषाणवंश। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड वॉल्टर फ्लेमिंग स्टेन द क्रोमोसोम्स टू सी देम क्लियरली एंड डिस्क्राइब द इंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस? आपको पता है किस वर्ष में वॉल्टर फ्लेमिंग ने गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखने और माइटोसिस की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए उन्हें यहाँ पर स्टेन किया था, जिसे हम कहते हैं स्टेनिंग का प्रोसेस होता है। ये कौन से ईयर में किया था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसी के साथ देखिए, माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है समसूत्री विभाजन। ध्यान रखना, माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन में आपको कराया भी था। सेल डिवीजन के अंदर हमने पढ़ा था कोशिका के विभाजन में कि इसको हम नाम देते हैं समसूत्री विभाजन, जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन तो नहीं होता, लेकिन हाँ आपके एक से जो डॉटर सेल्स हैं वो बनकर के दो तैयार हो जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस में वॉल्टर फ्लेमिंग ही थे जिन्होंने यहाँ पर स्टेनिंग करी थी और क्रोमोसोम्स का पूरा स्ट्रक्चर क्लियरली सबसे पहली बार मेंशन किया था। ठीक है, प्रश्न यही पूछा है कि कब दिया था, तो आप बताएंगे 1882 के अंदर दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन ईयर वाइज आप लोगों से पूछा गया है। अगली हम बात करते हैं इसी शिफ्ट में अगला सवाल, ये बाकी आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, एक पूरा गुणसूत्र है जिसको आप देख सकते हैं कि डीएनए के द्वारा आप देख सकते हैं कि जीन्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं मैम, डीएनए के अंदर। और डीएनए के साथ ही जब हिस्टोन का बाइंड प्रॉपर कॉइलिंग होती है तब जाकर हमारा एक गुणसूत्र बन करके तैयार होता है। तो ये रहा मैम हमारा क्वेश्चन। ठीक, अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से पूछा गया है। एसएससी सीजीएल मेंस 2024-25 का ये आपका मतलब क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल्स ऑफ इंडिया। पानीपत की पहली लड़ाई भारत की निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ, यानी पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई वो इंडिया में बहुत ही डिसाइसिव थी। अब रीजन इसमें ये दे रहे हैं, कारण इसमें यह बता रहे क्यों थी, तो क्यों इसलिए थी, इट ब्रॉट इनटू पावर अ न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर्स कॉल्ड मुगल्स। इसने मुगलों नामक आक्रमणकारियों के एक नए समूह को सत्ता में लाया। बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी है, इसलिए आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि अगर हम बात करें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आया कब, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपका 1526 1526 का है और ये लड़ाई आपकी हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी कि बाबर आया और इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हरियाणा में है, ठीक है, वहां पर ये हुई। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की वजह से ही मुगल साम्राज्य की नींव यानी कि मुगल एम्पायर की फाउंडेशन इंडिया में रखी गई। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इंडिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण। यहां से और क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये एक ऐसा युद्ध रहा जो इंडिया में आर्टिलरी को लेकर आया, यानी गोले बारूद को लेकर आया। पहली बार इंडिया में तोपों का इस्तेमाल हुआ है। जनवरी 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों से विभाजन के बजाय एकता को प्रेरित करने वाली और व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को बढ़ावा देने वाली चर्चाओं में शामिल होने का आग्रह किया है? 4 ऑप्शन थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाई क्वेश्चन को पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते थे। ये सब चीजें जो है कौन बताएगा, तो प्यारे भाई ये सब चीजें मुख्य चुनाव आयुक्त ही बताएंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाता। ठीक है, और प्यारे भाई ध्यान रख लेना, निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई है वो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। और प्यारे भाई वोटर्स डे जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेजेंट टाइम में भी कौन है, राजीव कुमार ही इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाता, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस के एग्जाम में आया, अभी आप देख सकते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कहा गया है एम्पियर लॉ जो है, एम्पियर लॉ आपको कई बार बताया गया है कि किसके बीच में संबंध को बताता है, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस, बिल्कुल सही कह रहा है। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन, मतलब एम्पियर का लॉ जो बताता है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन को बताता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि जब भी किसी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास बनता है।
दूसरा कह रहा है मैक्सवेल इक्वेशन आर ए सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन गवर्निंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ चार्जेस एंड करंट। तो आप याद रखना ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी आपका सही जवाब होगा, दोनों ही आपके एकदम सही हैं। आइडेंटिफाई द नेचुरली अकरिंग एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब आपको क्या करना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बताना है, एक ऐसा एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो हेक्सागोनल षटभुज आकार का होता है, तो इसका नाम है कोरंडम। बहुत बार बताया है कि ये एल्युमिनियम का ओर है, एक अयस्क है। अयस्क किसे कहते हैं बच्चों, अयस्क उसे कहते हैं जिसमें से कोई मेटल, कोई धातु को प्रॉफिटेबली बिना किसी नुकसान के किसी धातु को प्राप्त किया जाता है, तो उसे ओर कहते हैं। तो एल्युमिनियम का एक ओर है कोरंडम, या इसे एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हो। इसका जब आप देखोगे तो हेक्सागोनल षटभुज आकार का प्रिज्म जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई आपको देगा। षटभुज का मतलब 6 भुजाओं वाला। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि एल्युमिनियम का एक और मेन ओर होता है जिसे बॉक्साइड कहते हैं। आप इसका फॉर्मूला मुझे बताओ। एल्युमिनियम का एक सबसे मेन ओर है जिसमें से एल्युमिनियम हमें प्राप्त होता है, और इसमें 55% आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 55% एल्युमिनियम आपका पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और बॉक्साइड का आपको फॉर्मूला बताना है। चलो बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। अगला क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखें तो क्या क्वेश्चन आपसे मतलब पूछा जा रहा है, ध्यान से आप मतलब इसमें देखो। इन दिसंबर 1991 विच एक्ट वाज अमेंडेड टू ब्रिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर द परव्यू ऑफ द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। BFIR के अंतर्गत इनमें से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान यानी कि आर्थिक सुधारों के दौरान अगर हम बात करें 1991 की बात है, कौन से एक्ट को शामिल किया गया था, तो आंसर हो जाएगा सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम को लाया गया, और एक्चुअल में ये एक्ट कब आया था, ये 1985 का ये एक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर जरा फोकस कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बार SSC CGL मेंस में आया है। इकोनॉमिक्स का एक मतलब क्वेश्चन है, बिल्कुल इस बार अलग टाइप से ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज और आर ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा कथन एकदम सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसे देखें तो ऑल आइसोक्लाइंस, मतलब एक क्वेश्चन आपसे आइसोक्लाइन से पूछा गया, ऑल आइसोक्लाइंस आर एक्सपेंशन पाथ्स बट ऑल एक्सपेंशन पाथ आर नॉट आइसोक्लाइंस। देखो एक क्वेश्चन आपसे मतलब बहुत सिंपल पूछा जा रहा है, सभी समाद्विबाहु विस्तार पथ है लेकिन सभी विस्तार पथ संबद्धी बाहु नहीं है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन आपके सामने मतलब ये हो गया। फिर आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक दूसरा स्टेटमेंट है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस इन्वॉल्व एडजस्टिंग ऑल इनपुट्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड इनपुट्स लाइक लैंड और कैपिटल टू अफेक्ट आउटपुट। ठीक है, तो एक आपसे मतलब ये पूछा जा रहा है। ठीक, स्टॉक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट यूज्ड वन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन बट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लेटर पीरियड। स्टॉक संसाधन वे संसाधन है जिनका उत्पादन की एक अवधि में उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन बाद की अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। देखो ध्यान से आप इसको देखना, ऑल आइसोक्लाइंस आर एक्सपेंशन, नहीं एक्सपेंशन पाथ नहीं होते, ये सेम स्लोप के पाथ होते हैं। आइसोक्लाइंस वो होते हैं जो एक ही स्लोप पर, सेम स्लोप पर काम करते हैं, जिनकी मतलब ग्रोथ या प्रोडक्शन अगर हम लोग बात जिसका एक्सपेंशन जिसका विस्तार एक रूपीय मतलब होता है पथ, ये सभी विस्तार समबद्धी बाहु नहीं है। ध्यान रखना कि सभी समद्विबाहु विस्तार पथ है, नहीं विस्तार पथ नहीं है बल्कि समान पथ है। ये समान पथ है तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। Short run production function involve adjusting all inputs including fixed inputs like land, capital, output। जमीन, पूंजी, कैपिटल ये सब शॉर्ट रन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय के लिए निवेश होते हैं, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा वाला स्टेटमेंट कहता है स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक समय में इस्तेमाल नहीं किए जाते बल्कि आगे समय के लिए उनको स्टॉक करके रखा जाता है, उनको हम संरक्षण करके रखते हैं, भंडारण के तौर पर रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। इस बार SSC CGL मेंस जो मतलब पेपर आपका हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य कर दिया? Which of the following constitutional amendment act made the president bound by the advice of the council of minister headed by the prime minister? कहने का मतलब ये कौन सा संशोधन हुआ जिसमें ये कहा गया कि भैया राष्ट्रपति जो भी काम करेगा बाउंड है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, जो मंत्रिपरिषद कहेगी वही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। किस अमेंडमेंट में ऐसा हुआ? 46वां, 42वां, 48वां, 40वां? तो आंसर आपका हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये कह दिया, या पार्लियामेंट ने एक मतलब ऐसा संशोधन किया कि ये कहा कि 42वां संशोधन ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करने के लिए बाध्य है। और ये संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 ये कहता है प्रेसिडेंट शैल एक्ट हिज और हर वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा, यानी मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? तो मंत्रिपरिषद का हेड पीएम यानी प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम बात करें कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करेगा। ठीक है, जनवरी 2025 का अगला सवाल, चार्कोमेरी टूथ डिजीज इज कॉज्ड बाय डुप्लीकेशन ऑफ पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन 22 जिसे PMP22 जीन भी कहते हैं। ये किस क्रोमोसोम का देखा जाता है? एक बीमारी है, देखो हालांकि ये बीमारी बिल्कुल अलग से इन्होंने उठाकर दी, NCERT के ऊपर अकॉर्डिंग तो नहीं है, कभी कभी आप लोगों से अलग अलग प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। चार्कोमेरी टूथ रोग, ये जो बीमारी है इसमें कई लोग दांत का रोग समझ रहे थे इसको, है ना, मैरी टूथ रोग के नाम से इसको जाना जाता है। दरअसल इसमें होता क्या है कि जो हमारी नसें हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके साथ पूरा ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये अफेक्ट होता है और इसका कार्य प्रणाली जो है वो आपकी प्रभावित होती है। जिसमें अगर हम बात करें कौन से क्रोमोसोम का यहाँ पर रोल देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, डुप्लीकेशन हो जाता है। जैसे हमने क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स और भी देखे थे, हमारा क्राइडू-चैट सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर है, ये सब आपके क्रोमोसोम के आधार पे होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी आपका ये जो क्रोमोसोम नंबर 17 होता है ये डुप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है और उसके बाद आपके रोग जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जिस बीमारी में आपका जो एक प्राइमरी लक्षण है, देखिए वो किस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ ऐसे हमारे पैरों में हाई आर्च बननी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, एड़ी जो है वो उठी हुई सी नज़र आ रही है, आपका अंगूठा उठा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस प्रकार का लक्षण हमें देखने को इस बीमारी में मिलता है। 17वें नंबर के गुणसूत्र में डुप्लीकेशन होता है। ये एक आनुवांशिक रोग है, बता सकते हैं कैसी है, आनुवांशिक कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी जितनी भी नसें हैं वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या होती हैं, जो उनका पूरा कनेक्शन बना हुआ है वो अफेक्ट होती हैं। ठीक है, ये इनहेरिटेड न्यूरोपैथी बीमारी कही जाती है, ब्रेन का एक वो डिसऑर्डर जो नसों के साथ अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रोमोसोम नंबर 17, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4, विच इंडियन सिटी, अच्छा ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी एक्सपीरियंसेस द लीस्ट डिफरेंस इन एवरेज टेम्परेचर बिटवीन इट्स हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ्स? किस भारतीय शहर में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के बीच औसत तापमान में सबसे कम अंतर होता है? देखो, गर्मी और सर्दी यानी कि सबसे गर्म तापमान और सबसे ठंडा तापमान कहां सबसे कम अंतर होगा? वही होगा जो शहर समुद्र के किनारे होगा। तो समुद्र के किनारे इनमें से मुंबई है, आंसर आपका 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि समुद्र के किनारे है तो ना ज्यादा मतलब ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी, एक मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा यानी पूरे साल क्लाइमेट में, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट का मतलब कि ठीक ठाक रहेगा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, इस हिसाब से यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन रहेंगी। सवाल नंबर 5 को आप देखो, ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से है, इतिहास से है। ठीक है, अगर हम इसे ध्यान से देखें, एक तरफ है किताबें और एक तरफ है आपके उसके लेखक। जैसे द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी, बंदी जीवन किसने लिखी, ये वो बंदी नहीं है तेरी बंदी मेरी बंदी, ये बंदी का मतलब है कैदी।
ठीक है। अगर देखो फाथेर थबी नामक किताब किसने लिखी, आनंद मठ किसने लिखी, तो बहुत सिंपल है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण बोरा की किताब है, बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल की किताब है, पाथरदावी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब है, और आनंद मठ आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब है। क्या हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 2, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें से देखो मैंने आपको ये 3 किताबें तो नोट्स में लिखा रखी है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, बंदी जीवन, आनंद मठ। पत्थरदाबी मैंने नोट्स में नहीं मतलब आपको कभी कराया, लेकिन अगर आपको ये 3 किताबें पता है तो आपको एलिमिनेशन हो जाएगा कि भाई अब जो बच गया वो इसी का ही आपका ऑप्शन है। सचिंद्र सान्याल जी का आपने नाम सुना होगा, ये देश के क्रांतिकारी रहे और इनके द्वारा एचआरए की स्थापना की गई है। एचआरए की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान किया गया। भगवती चरण बोरा ने भी ये जो किताब लिखी है द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये भी रिवॉल्यूशन के ऊपर है, ये भी क्रांतिकारियों के ऊपर ही लिखी गई एक किताब है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, आपसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक गैस, मतलब पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक परमाणुविक गैस है। इतनी बार घिसा पिटा सवाल है, इतनी बार यूट्यूब की क्लास में आप लोग खुद कमेंट करके बताना क्या आप लोगों को सच में ये नहीं आता था। मैंने इतनी बार कहा था कि प्यारे बच्चों मोनो एटॉमिक कहते हैं एक परमाणुविक, यानी जो एक परमाणु के साथ लिखी जाती हो। जैसे आपका जो लास्ट में होती है ना, आपको होता है हमारी पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें लास्ट में नोबल गैस लिखी रहती है, जिनको हम कहते हैं आदर्श गैस, जिनको आदर्श गैस कहते हैं, या इनको इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। ये हमारी टेबल में लास्ट में 18th गुरु 18वां जो समूह होता है ना बच्चों, उसमें 18वें समूह में होते हैं, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑग्नीशियम, ये हमारी क्या होती है, ये पता है इनर्ट गैस। क्योंकि इनर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करती। और बच्चों ये सारी की सारी क्या होती हैं, मोनो एटॉमिक। कभी भी आपने क्या सुना है, कभी He2 नहीं सुना होगा, क्या कभी सुना है Ne2 नहीं सुना होगा, Ar2 नहीं। बच्चों 2 तो उसको कहते हैं जो डाई एटॉमिक होती है, द्विपरमाणुविक गैस। जैसे द्विपरमाणुविक क्या होता है, O2 होता है, N2 होता है, H2 होता है, Cl2 होता है, ये होते हैं डाई एटॉमिक, ये होते हैं द्विपरमाणुविक, जिनके 2 परमाणु एक साथ लिखे जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, जीनॉन। देखो ये आपका आंसर हो जाएगा Xe यानी जीनॉन। ठीक है, कई बार आपके आने वाले एग्जाम में पता है क्या भाई, देखो इनको करवाने का मकसद क्या होता है हमारा, कि इन क्वेश्चन को क्यों करवा रहे हैं हम बेटा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको और थोड़ा हेल्प हो सके। क्योंकि कुछ दिन बाद आप खुद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, तो अभी कर लो ना इन क्वेश्चन को। तो जीनॉन से और क्या क्वेश्चन बनता है बेटा, जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इस गैस को, याद रखना, इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। और इनकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, ये सब इनर्ट गैस हैं, क्लियर। और रेडॉन गैस वातावरण में नहीं पाई जाती, ये भी याद रखना बेटा। वातावरण में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, which gas is not present in atmosphere, रेडॉन गैस। ठीक है, वैसे इसका यूज कैंसर के इलाज में होता है। एक सवाल ये जो ज्योग्राफी का है, आप इसको जरा अच्छे से देखिएगा। द रोटेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर दैट अकर ओवर वाटर बॉडीज एंड आर जनरली लेस सीवर देन लैंड टॉर्नेडोज आर नोन एज। जल निकायों के ऊपर होने वाले वायु के घूर्णन स्तंभ जो आमतौर पर भूमि भवंडर से कम गंभीर होते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। देखो अगर यहां रोटेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर दैट अकर ओवर वाटर बॉडी की जगह लैंड बॉडी लिखा होता, यानी कि जमीन के ऊपर लिखे होते। अगर यहां पर एक शब्द होता है कि जमीन के ऊपर जो हवाएं घूमती रहती हैं उन्हें टॉर्नेडोस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर वाटर बॉडीज के ऊपर जो घूमती हैं उन्हें टॉर्नेडो नहीं कहते, जो जमीन के ऊपर घूमते हैं उन्हें टॉर्नेडो कहते हैं। और वो पूछ रहा है कि बार बार जो हवाएं किसी वाटर बॉडी के ऊपर जो मतलब रोटेट करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखो हरिकेन, टाइफून, स्क्वेल, ये तो एक प्रकार के साइक्लोन या चक्रवात है, ये तो एक प्रकार के साइक्लोन या चक्रवात है। और जमीन
और जो पानी के ऊपर जो मतलब रोटेटिंग कॉलम में, यानी अगर हम बात करें ऊपर होने वाले वायु के घूर्णन स्तंभ को कहा जाता है वाटर स्पाउट, उसे हम वाटर स्पाउट कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर स्पाउट। अगर ये इसकी जगह लैंड लिखा होता तो आंसर टॉर्नेडो हो जाता, और यहां पर लिखा है ओवर वाटर बॉडी, जमीन के ऊपर, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा वाटर स्पाउट। चलो सेंसस का एक क्वेश्चन है, सेंसस का क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। हाँ देखो, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक पेज पे नहीं आ सकता था, इसलिए इसे ले लिया कि हम इंग्लिश वाले को देख लेते हैं, हिंदी वाले के साथ आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। आप देखो सेंसस 2011, पहली बात तो देखो, जिन बच्चों ने भी यूट्यूब पे लाइव क्लास लेते वक्त मेरे से ये सवाल पूछा था कि सर सेंसस से क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने आपसे पहले कहा था सेंसस से क्वेश्चन, जनगणना से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2011 की जनगणना के ही आएगा, क्योंकि 2021 के आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए 2011, अभी भी बोल रहा हूं, जब तक 2021 के नए सेंसस के आंकड़े नहीं आ जाएंगे तब तक क्वेश्चन आपका 2011 से ही आएगा। स्टेटमेंट पहला था, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज बाय मोर देन 181 मिलियन ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 2001 to 11। यानी वो बोल रहा है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में इन 10 सालों में भारत की जनसंख्या लगभग 181 मिलियन बढ़ी। एकदम सही कह रहा है, 181.5 मिलियन की बढ़ोतरी हुई थी, तो लिख रहा है बाय मोर देन दिस, एकदम सही बात है। पहला वाला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 11 हैज रजिस्टर्ड द शार्पेस्ट डिक्लाइन सिंस इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद से 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो भी हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई है वो सबसे कम हुई है, यानी 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001 से 2011। एकदम सही बात है। आजादी से लेकर 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 20, 21, 24, 25 इसी के बीच में रही है, और 2001 से 2011 के बीच में पाई गई आपकी 17.70%, यानी कि 2001 के मुकाबले 2011 में 17.70% जनसंख्या वृद्धि दर हुई। मतलब ये मान लो कि अगर 2001 में 100 लोग थे तो 2011 में आते आते आपके मतलब 17 लोग 0.70 के हिसाब से कुछ बढ़ गए, 117 लोगों की पॉपुलेशन इसमें आपको देखने के लिए मिली है। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये भी ये उसी क्वेश्चन की हिंदी है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की भारत माला परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? 4 ऑप्शन है, गृह मंत्रालय, बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो प्यारे भाई इसका सही जवाब होता आपका सड़क परिवहन मंत्रालय, क्योंकि देखो भारत माला परियोजना जो है रोड से संबंधित है, सड़कों के निर्माण से संबंधित। सबसे पहले जो है इसका विचार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया था, लेकिन इसको 2015 से ही स्टार्ट किया गया भारत के अंदर, और यह हिमालयी राज्यों में जो है एक सड़क का निर्माण करना जो उनको जोड़ा जाए, भारत माला परियोजना का उद्देश्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। और इस समय भारत के जो प्यारे भाई सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं वो कौन है? नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी जी इस समय भारत के क्या है? सड़क परिवहन मंत्री हैं प्यारे भाई। नितिन गडकरी इस समय भारत के क्या है? सड़क परिवहन मंत्री हैं। और इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH-44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है प्यारे भाई, और इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाता। अगर आप सही से पढ़ते तो इसका आसानी से आंसर दे सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप सोच समझ के देते तो आंसर आ सकते थे आपके। ठीक है, जो बच्चे छोड़ के आए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 2023 में किस पोर्टल ने हितधारकों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कार्यान्वयन की निगरानी के लिए लॉगिन करने के 4 कुशल तरीकों के माध्यम से वित्त पोषण, दस्तावेजीकरण, परियोजना की निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्बाध पहुंच की सुविधा दी है। ठीक है, ऑप्शन थे 4, प्रधानमंत्री जन भागीदारी योजना पोर्टल, डिजिटल इंडिया पोर्टल, विकसित भारत पोर्टल या न्याय विकास पोर्टल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाता, न्याय विकास पोर्टल। ऑप्शन डी प्यारे भाई इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों को न्याय
प्रदान करना इसका उद्देश्य था। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, प्यारे भाई आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, भीमराव अंबेडकर प्यारे दोस्त भारत के पहले कानून मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। और इस समय कानून मंत्री कौन है, अर्जुन मेघवाल इस समय भारत के कानून मंत्री। अप्रैल 2023 में विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता में खिताब किसने जीता, पी हरिकृष्णा, कोनेरू हम्पी, डी गुकेश या विश्वनाथ आनंद। तो इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन सी, डी गुकेश। ठीक है, और डी गुकेश ने अभी प्यारे भाई विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है, सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज के चैंपियन बनने वाले हैं कौन, डी गुकेश। और डी गुकेश को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। 2024 के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया 2024 के लिए प्यारे भाई, मेजर ध्यानचंद डी गुकेश को दिया गया। ठीक है, और प्यारे भाई ऑप्शन में विश्वनाथ आनंद है। और ये विश्वनाथ आनंद कौन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। और ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, सबसे पहले व्यक्ति 1991-92 में इनको मेजर ध्यानचंद सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, और ये भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, इसका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस अवसर पर वर्ष 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई, स्वतंत्रता दिवस, दिवाली, गांधी जयंती या गणतंत्र दिवस। तो प्यारे भाई इसका सही जवाब हो जाता आपका ऑप्शन ए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को प्यारे भाई इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में भी प्यारे भाई जो स्वास्थ्य है उनमें उसमें डिजिटलीकरण करना, ठीक है, जिससे जल्दी से जो है जो बीमार लोग हैं उनको उपचार मिल सके, इसका उद्देश्य था। और इसको 2020 में स्टार्ट किया गया था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इसका आंसर ऑप्शन ए प्यारे भाई इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पोर्शन से आपसे मतलब पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस में कि भारत के पहले आजाद भारत के पहले होम मिनिस्टर का नाम बताइए। आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले डेप्यूटी पीएम यानी कि पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये पहले डेप्यूटी पीएम, पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे। इसमें से अगर आप इस ऑप्शन को देखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, ये देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, यानी देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे, एजुकेशन मिनिस्टर। फलदेव सिंह जी जो ऑप्शन है, ये देश के पहले डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, ये पहले रक्षा मंत्री के तौर पर रहे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर इसमें हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अगला क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस के पेपर में पूछा गया वो ये है। कुछ और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और हैं जो पूछे गए हैं। जैसे पूछे गया है विच थ्योरी इंडिपेंडेंटली गिवन इन 1923, यानी 1923 में कौन सी थ्योरी है जो एसिड और बेस से रिलेटेड है। बहुत बार आपको सुबह 10 बजे वाली जो क्लास चलती है रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, उसमें करवाया गया है, पीवाईक्यू सीरीज के अंदर करवाया गया था कि इसका आंसर क्या है आपका, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। क्योंकि ब्रोंस्टेड-लॉरी ने 1923 में क्या दिया था आपका, एसिड बेस कंजुगेट पेयर वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, हालांकि उसके बाद लुईस ने अपना थ्योरी दिया था। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने क्या कहा था, ब्रोंस्टेड-लॉरी ने कहा था कि जो एसिड होते हैं अम्ल, ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, यानी त्यागते हैं, छोड़ते हैं। वहीं पर जो बेस होगा यानी कि जो क्षार होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होगा, ग्रहण करेगा, यानी कि लेगा, गेन करेगा। तो ये इनके द्वारा थ्योरी दी गई थी। वहीं पर 1923 में ही एक थ्योरी और दी गई थी जो कि आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी, लिव्स के द्वारा। अगली बार पेपरों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बन जाता है यहां से कि लिव्स के द्वारा पूछा जा सकता है क्या थ्योरी दी गई 1923 के अंदर। इन्होंने कहा था कि जो एसिड होता है अम्ल, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि गेन करते हैं, लेते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, आप लोग कह सकते हैं ग्रहण करते हैं। वहीं पर जो बेस होता है, इन्होंने कहा जो बेस होता है क्षार, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करता है, यानी कि त्यागता है।
तो बस आपको क्या करना है, इतना याद, त्यागता है यानी लॉस्ट करता है, तो इतना आपको ल्यूइस के बारे में याद रखना है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बारे में याद रखना है। वहीं पर आर्रीनियस थ्योरी क्या कहती है, आर्रीनियस ने यह कहा था कि जितने भी एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, उनमें से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, यानी H+ आयन घुलने के बाद क्या देते हैं, हाइड्रोजन उनमें से निकलेगा। इसलिए जितने भी फॉर्मूले एसिड के आप देखोगे सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपको कॉमन दिखेगा। वहीं पर जब आप बेस देखोगे क्षार, तो आर्रीनियस ने कहा था कि क्षार जो होते हैं वो घुलने के बाद OH नेगेटिव आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। हाइड्रोक्सी का अर्थ क्या है कि उसमें ऑक्सीजन भी होगा और आपका उसके अंदर हाइड्रोजन भी होगा। ये किसने कहा था, आपका आर्रीनियस ने कहा था। ठीक है, 1887 में ये आपका दिया गया था, यानी एसिड में से हाइड्रोजन निकलता है और बेस को जब घोलोगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों उसमें कॉमनली निकलते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग UNSD के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम ICP का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो 4 ऑप्शन है, क्रय शक्ति समानता और मूल्य स्तर सूचकांकों की गणना करने के लिए, और फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डेटा एकत्रित करने के लिए, और विश्व स्तर पर सांख्यिकी कार्यालयों को लागू करना, और विश्व स्तर पर बेरोजगारी अनुमान तैयार करना। तो प्यारे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो, सूचकांक इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर आता है, और प्यारे भाई यह क्वेश्चन भी इंडेक्स से ही पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स की, जैसे हंगर इंडेक्स अगर आपसे पूछ लेता है कि हंगर इंडेक्स 2024 में प्यारे भाई भारत की रैंक क्या थी। हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें भारत 105वें स्थान पर था, 105वें स्थान पर। और वर्ल्ड पीस इंडेक्स अगर आपसे पूछ लेता है कि विश्व शांति सूचकांक वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो प्यारे भाई वर्ल्ड पीस इंडेक्स में हम बात करें तो 116वें स्थान पर भारत था वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। तो इंडेक्स से भाई क्वेश्चन जरूर आता है, और इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव अ रूलिंग दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल द फॉर्मर वुड प्रिवेल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में पूर्व वाला ही प्रबल होगा, मतलब जो पहले से चला रहा है वही प्रबल होगा। अगर फंडामेंटल राइट और TPSP का कोई मामला आता है ना, संविधान का भाग 3 भाग 4 का कोई मामला आता है, फंडामेंटल राइट जो कि आपके संविधान के पार्ट 3 भाग 3 में है, पार्ट 3 में है, और TPSP जो संविधान के पार्ट 4 यानी भाग 4 में है। ठीक है, तो ये फैसला मतलब दिया गया आपका चंपकम थोराइजन मामला 1951 ये केस है, और इसी केस के तहत संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट पहला संशोधन भी किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट पहला संशोधन भी किया गया था। इसको जरा ध्यान से देखो, देखने से बहुत जल्दी याद होता है। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम थोराइजन केस 1951 1951 का ये केस मतलब भारत सरकार का रहा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की पूर्ववर्ती नदी नहीं है। पूर्ववर्ती नदी नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए। देखो, एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जो हिमालय से पहले की हैं, मतलब जो हिमालय के निकलने से पहले से बह रही हैं। ठीक है, तो हम मतलब बोल सकते हैं प्री हिमालयन रिवर, जब हिमालय की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। प्री हिमालयन रिवर यानी हिमालय की उत्पत्ति से पहले की नदियां, जो नदियां हिमालय से पहले से मतलब बह रही हैं, ऐसी रिवर को एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। इंदस रिवर सिंधु नदी एंटीसीडेंट है, यानी कि ये हिमालय से पहले से बह रही है। हमें बताना कौन सी नहीं है। गंगा रिवर एंटीसीडेंट रिवर है, कोसी एंटीसीडेंट रिवर है, आंसर लगा लो यमुना। यमुना रिवर, यमुना नदी जो मतलब आपकी है ये एंटीसीडेंट रिवर नहीं है, ये एक पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट रिवर जो कि आपके हिमालय की उत्पत्ति से पहले से मतलब बह रही है, पहाड़ों की उत्पत्ति अपलिफ्टमेंट से पहले से जो मतलब बह रही है। ठीक है, तो इन चारों में अगर हम आंसर लगाएंगे तो आपका यमुना लगेगा। वैसे गंगा भी जो मतलब कुछ हद तक एंटीसीडेंट रिवर मतलब नहीं मानी जाती, लेकिन इन
चारों के हिसाब से आंसर लगेगा यमुना। वैसे कायदे से ऑप्शन में मां गंगा की जगह ब्रह्मपुत्र को देना चाहिए था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वाकई में एक एंटीसीडेंट रिवर है, सतलुज एक एंटीसीडेंट रिवर है। जो भी नदियां आपकी मुख्यतः तिब्बत के आसपास या तिब्बत से निकलती हैं, ये सब एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य भारत के उल्लू की कौन सी स्थानिक प्रजाति 2018 से IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है? लंबे कान वाला उल्लू, बर्फीला उल्लू, वन ओवलेट या वन उल्लू? तो प्यारे भाई इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाता, वन उल्लू। ठीक है, वन उल्लू इसका सही जवाब हो जाता। और भारत में उल्लू बिहार में पाए जाते हैं प्यारे भाई, एक प्रजाति है, बिहार में ज्यादातर ये पाई जाती है, बिहार के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन डी प्यारे भाई इसका सही जवाब हो जाता। और जो अंटार्कटिका है वहां पर उल्लू नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाता। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और कहा गया है भैया इसके अंदर विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर विच टर्न रेड इन एसिड और ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। आपको पूछा गया है कौन ऐसा है इनमें से जो विच टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन और ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन, कौन सा ऐसा है? कमेंट करके बता दो। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है। तो बच्चों आप याद रखना, लिटमस पेपर, देखो इसमें कहा गया है जो अम्लीय घोल में लाल और क्षारीय घोल में क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो इसके अंदर आपको कहा गया है ब्रोमो, मिथाइल ब्लू, फिनॉल या मिथाइल ऑरेंज। आप लोग इस क्वेश्चन का इतनी बार हमने आपको बताया था कि लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर जो होता है ये दो रंग में बाजार में मिलता है, एक ब्लू कलर का होता है और एक आपका रेड कलर का होता है। एक नीले रंग का होता है बच्चों आपका और एक आपका होता है लाल रंग का। ठीक है, आपसे पूछा गया है ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये है ब्लू, ब्लू इधर ये ब्लू है, ब्लू इन एसिडिक और रेड, ये क्या है? रेड। इसमें बाई मिस्टेक से टाइपिस्ट से ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी करेक्ट कर लीजिएगा। ये हो जाता है नीला और क्षार के साथ क्या हो जाता है? लाल। ठीक है, ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक था। हाँ, अब सुनो, ब्लू लिटमस पेपर से रेड कौन करेगा? तो याद रखना बेटा, एसिड जो होता है, अम्ल। लिटमस पेपर एक प्रकार का क्या होता है? इंडिकेटर, संकेतक होता है। एसिड क्या करता है? तो आप याद रखना ब्लू से रेड में बदलता है। यही पूछा गया था इसमें, नीले को लाल में। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू रहेगा और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगला, बेस क्या करता है? क्षार क्या करता है? तो क्षार बदलता है बेटा, आप याद रखना, रेड से ब्लू, यानी इसका जस्ट उल्टा कर देगा, लाल से नीला। कई बार आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, आपको पूछा जाएगा लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर क्या होता है? वास्तविक रंग। तो बच्चों याद रखना, पर्पल कलर होता है, यानी बैंगनी रंग होता है। और किससे बनाया जाता है लिटमस पेपर? तो आप याद रखना, मेड बाय लिकेन, यानी लिकेन से बनाया जाता है। ये भी पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है, लिकेन से बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? लिटमस पेपर आपका आंसर हो जाएगा। अम्लीय घोल में क्या होगा? नीला और क्षारीय घोल में लाल आपका हो जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस लिबरलाइजेशन? जब भी मैं आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, एलपीजी की इंपॉर्टेंस को मैंने आपको हमेशा से बताया है। और हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ था देहांत, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में एलपीजी मॉडल से क्वेश्चन ना आए। एल बोले तो लिबरलाइजेशन, पी बोले तो प्राइवेटाइजेशन, जी बोले तो ग्लोबलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन का मतलब मैंने हमेशा क्या बताया? लाइसेंस राज को खत्म करना, इंस्पेक्टर राज को खत्म करना। यानी कि जो बाहर से कंपनियां आती थी और उन्हें नया काम शुरू करने में जो दिक्कत होती थी, लाइसेंस नहीं मिलता था, उसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और इसी के लिए लिबरलाइजेशन लाया गया। लिबरलाइजेशन का हिंदी होता है उदारीकरण, यानी कि लाइसेंस को उदार कर देना, सरकार के द्वारा नियम और कानून को थोड़ा लिबरल कर देना, आसान कर देना। तो आंसर आपका हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और रिमूविंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियमों और प्रतिबंधों को कम करने या हटाने की प्रक्रिया। यानी कि सरकार धीरे धीरे लाइसेंस देना आसान कर देती है, सरकारी नियम और कानून आसान कर दिए जाते हैं। और एलपीजी का ये मॉडल है, ये 1991 में आया अंडर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एक और,
व्हाट, एक भी सवाल बाहर नहीं गया, जो आपको पढ़ाया वही सवाल आए। व्हाट व्हेन डिड जेम्स चैडविक, आपको पूछा गया है कि चैडविक ने किस चीज की खोज की, और ये पूछा गया है आप लोगों से। एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की, लेकिन कब की गई। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की गई चैडविक के द्वारा। इसकी आपको एक ट्रिक भी याद होगी, ईंट पर नाचें, याद है आपको ये वाली ट्रिक, ईंट पर नाचें, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा की गई। कब की गई, 1897 के अंदर की गई। प्रोटॉन की खोज, पै का मतलब क्या है, प्रोटॉन की खोज कब की गई, तो आप याद रखना 1886 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोल्डस्टीन, इनके द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। बट आपसे पूछेगा कि प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन कब पड़ा, तो 1911 में नाम पड़ा, और वो किसके द्वारा पड़ा, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम 1911 में दिया। वहीं पर न्यूट्रॉन यदि पूछेगा, नाचे का मतलब न्यूट्रॉन, तो उसकी खोज किसके द्वारा की गई, चैडविक के द्वारा की गई। सवाल नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे। पहले ही कहा था कि देखो ट्रांसपोर्ट का चैप्टर जो ज्योग्राफी का आपका है, इसमें रेलवे जोन के हेडक्वार्टर बहुत महत्वपूर्ण है। सॉरी, ठीक है। रेलवे, एनटीपीसी वगैरह, आरआरबी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत अहम है, और इस बार सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आकर ये साबित हो गया। रेलवे जोन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, ये हाईवेज, ये आपका चैप्टर टॉपिक्स ऐसे हैं जो एकदम पेपर आउट जैसे हैं। तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ, सिकंदराबाद है। सभी को आपको मतलब हेडक्वार्टर, जैसे नॉर्थ रेलवे जोन का कहाँ है, आपका नई दिल्ली में है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का कहाँ है, तो वो इलाहाबाद में है। ईस्ट रेलवे जोन का कहाँ है, कलकत्ता में है। इस प्रकार से सभी आपको याद होने चाहिए कौन कौन से रेलवे जोन के हेड, 18 से 19 रेलवे जोन है, उन सभी के हेडक्वार्टर आपको अपनी जो स्टडी टेबल है उसके सामने लगाओ, सबके मतलब याद करो। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम NMDFC द्वारा ऋण लेखांकन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और एंड्रॉइड और iOS के लिए मोबाइल ऐप जारी करने साहित्य SIS पोर्टल को एकत्रित करने के लिए लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। ये आपसे पूछा, सॉफ्टवेयर पूछा था ये, ठीक है। जैसे पहला है मिलाप परियोजनाओं के लिए अल्पसंख्यक ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर, डिजिटल सरकारी लेन देन के लिए डिजिटल एकीकरण, और लोन एक्स। NMDFC के लिए ऋण लेखन नेटवर्क, या मिलन आपसे पूछा आ रहा है कि NMDFC के लिए अल्पसंख्यक ऋण लेखांकन। तो प्यारे भाई एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनाया, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मिलन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अल्पसंख्यक मंत्रालय के बारे में भी आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और अल्पसंख्यक मंत्री की अगर हम बात करें तो इस समय किरण रिजिजू भारत के अल्पसंख्यक मंत्री हैं। कौन है, किरण रिजिजू प्यारे भाई इस समय भारत के कौन है, अल्पसंख्यक मंत्री हैं। और इसी से रिलेटेड प्यारे भाई ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, और इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसी क्वेश्चन को देखो 18 जनवरी में इकोनॉमिक्स में आपसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में पूछा गया कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया की स्थिति कैसी थी। 20 जन जो मेंस का एग्जाम हुआ उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में किन दो फसलों का उत्पादन बढ़ा। तो भाई ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल। अच्छा, इसमें यह भी पूछ सकता है कौन कौन से एरिया के ऊपर फोकस, मतलब किन किन क्षेत्रों को देश में इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो अगर फायदे की बात करें किस क्षेत्र को हुआ, तो पंजाब राज्य को फायदा हुआ, प्लस हरियाणा राज्य को मतलब फायदा हुआ, प्लस वेस्ट यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ। इन 3 क्षेत्रों को सबसे अधिक फायदा हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या लेकर आए, तो हम HYV सीड लेकर आए हैं, यानी हाई यील्ड वैरायटी, उच्च गुणवत्ता वाले किस्म के बीजों को लेकर आए हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये कुछ रिवॉल्यूशन जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें कभी इग्नोर मत किया करो, हमेशा इन्हें एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाओ। विच लेटर कोड इंडिकेट्स मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट इन कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कोपन जलवायु वर्गीकरण में कौन सा अक्षर कोड मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु को इंगित करता है। देखो, कोपन एक हुआ जियोलॉजिस्ट यानी कि भूगोल शास्त्री, उसने कुछ शब्द दिए, अभी हम इसके आंसर के हिसाब से इसको मतलब देखते हैं। मिड लैटिट्यूड तो आप ये समझ लो वो होते हैं जो 30 डिग्री
लेटीट्यूड से लेकर 60 डिग्री लेटीट्यूड अक्षांश रेखा के बीच में जो भी पाया जाए वो सब मिड लेटीट्यूड है। 30 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर 60 डिग्री अक्षांश रेखा, अब चाहे वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ऊपर हो या फिर वो इक्वेटर के नीचे यानी कि भूमध्य रेखा के साउथ में हो, उत्तर में 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और 30 से 60 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। और कोपन ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में इसके लिए इस्तेमाल किया BWK शब्द, मतलब इन अल्फाबेट्स को, इन कोड्स को इस्तेमाल किया। BWK का मतलब मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, ऐसे रेगिस्तान जो कि मध्य अक्षांश पे पाए जाते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, ये कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में BWH का मतलब हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है। BWK है जो क्वेश्चन पूछा गया कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है, 30 डिग्री से लेकर 60 के बीच में पाए जा रहे हैं तो कोल्ड ही होंगे ये डेजर्ट। BSH का मतलब हॉट सेमी है और BSK का मतलब कोल्ड सेमी है। ठीक है, मिड लेटीट्यूड डेजर्ट उन्हें बोलते हैं जो 30 से 60 के बीच में पाए जाते हैं, लेटीट्यूड्स के बीच में पाए जाते हैं। Which international treaty was adopted in 1992 to combat global warming and prepare for its effects? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसे आप ज्योग्राफी में या करंट अफेयर में या स्टैटिक जीके में आपने इसे मतलब अवश्य पढ़ा होगा। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने और इसके प्रभावों के लिए तैयार रहने के लिए 1992 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन। यहां से अगर क्वेश्चन आसान करना हो, जैसे कि देखना और क्या किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम UNFCCC की बात कर रहे हैं। UNFCCC बोले तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर UNFCCC की इस समिट को अर्थ समिट कहा गया। इसे नाम दिया गया अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन। और अर्थ समिट इतिहास में 2 बार ही हुई है। क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर सिर्फ 2 बार हुई है, एक 1992 में 1992 में और एक 2012 में 2012 में। जो पहली बार हुई 1992 में वो शहर था रियो डी जनेरो, ब्राजील का शहर, इसलिए इसे बोल दिया गया रियो समिट। रियो डी जनेरो को शॉर्ट में लिखते हैं रियो। और 20 साल के बाद हुई है 2012 में, तो इसीलिए इसे बोल दिया गया रियो प्लस 20 यानी रियो प्लस 20। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ UNFCCC सम्मेलन के तहत दोनों रियो में है। आगे चल के क्वेश्चन अगर यहां से बनता है तो इस हिसाब से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अगला सवाल कहता है लीवर या पुली जो होता है, जो भारी वजन को उठाने के काम आता है, पुली, उसका सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ लीवर एंड पुली? तो बेटा याद रखना आर्किमिडीज नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा दिया गया। और क्या क्वेश्चन बन सकता है बेटा? आर्किमिडीज के द्वारा एक और सिद्धांत दिया गया था और वो सिद्धांत ये था उत्प्लावन का नियम। बियॉन्ड फोर्स किसके द्वारा दिया गया? उत्प्लावन का नियम। ये क्या होता है बेटा? ये होता है कि जब किसी चीज को लिक्विड में डुबाया जाता है, कोई चीज है उसको तरल पदार्थ पानी में डुबाया गया, तो नीचे से पानी क्या लगाएगा? उसके ऊपर एक बल लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, उसे उत्प्लावन बल कहते। ये भी आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया, यानी इसे कहते लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का सिद्धांत। पानी का जहाज अगर पानी में तैर पा रहा है तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आर्किमिडीज के द्वारा। ठीक है, तो जहां तैरने या डूबने की बात होगी वो आर्किमिडीज के द्वारा ही बताया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 20 तारीख को आपका मेंस के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो तो कुषाण एम्परर, देखो 18 जनवरी में कुषाणों की दूसरी राजधानी पूछी गई। 20 जनवरी में द कुषाण एम्परर कनिष्क हु रूल्ड फ्रॉम द लेट फर्स्ट टू द अर्ली मिड सेकंड डेथ सेंचुरी एडी वाज द कुषाण रूलर। कुषाण सम्राट कनिष्क जिन्होंने पहली शताब्दी के अंत से दूसरी शताब्दी के मध्य तक शासन किया, कुषाण शासक थे। कौन से वे नंबर के कुषाण शासक थे? तो आंसर होगा तीसरे नंबर के। तीसरे नंबर का यह कुषाण शासक था कौन? कनिष्क। बहुत मशहूर रहा है। शक संवत की शुरुआत करी, सिल्क रूट रेशम मार्ग के ऊपर कंट्रोल किया। कनिष्क ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध परिषद यानी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। पहला कुषाण शासक का आपने नाम सुना होगा कुजल कदफिसस। ठीक है, फर्स्ट
प्रथम और दूसरा कुषाण शासक कुजल कदफिसस सेकंड, जिसे विमा के नाम से भी जाना गया, विमा। तो अगर पहले और दूसरे ये हैं तो जाहिर सी बात है तीसरा होगा कौन, कनिष्क। तो दो कुषाण से ही क्वेश्चन है सेम, पहले में भी और दूसरे में भी। तो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का ये क्वेश्चन रहा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू रिलीजन। भारत की जनगणना, देखो वहां पर भी सेंसस से क्वेश्चन आया 18 तारीख को, 20 तारीख को भी सेंसस से ही क्वेश्चन आया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू धर्म की दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। देखो वहां पर आपसे पूछी गई डिकेडल ग्रोथ, यानी एक पूरे दशक में कितनी ग्रोथ की गई। यहां सिर्फ पूछा जाए हिंदुओं की पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हुई। 2011 में अगर मतलब देखा जाए तो हिंदुओं की ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की कितनी हुई, तो 16.8% यानी 16.8% के आसपास हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ी 2011 में। 2001 में जो थी उसके मुकाबले हिंदुओं की पॉपुलेशन 16.8 और इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए विंग्स इंडिया 2024 एविएशन एक्सपो का विषय क्या था। 4 ऑप्शन है, अमृतकाल में एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया भारतीय नागरिक उड्डयन के भविष्य को आकार देना। और प्यारे भाई, भारतीय एरोस्पेस में विमानन और सतत विकास अमृतकाल में भविष्य की संभावनाएं। अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना, या एरोस्पेस में प्रगति अमृतकाल में भारत के विमानन भविष्य की एक झलक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। और ये मैंने क्लास में पढ़ाया था क्वेश्चन, सबूत के साथ दिखा सकता हूं मैं। ऐसे कितने क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में पढ़ाए आपको। ठीक है, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के गए होंगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मुझसे ही पढ़ के गए हो, लेकिन प्यारे भाई पता नहीं दुनिया भर की सीरीज आपने देखी होंगी, PYQ सीरीज, ये सीरीज, वो सीरीज, कुछ नहीं मिला एग्जाम में उनसे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन क्लास में आया है, मेरी क्लास से आया है, मेरी सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर की क्लास चलती है। तो प्यारे भाई, रैंकर्स गुरुकुल पर आपको वही चीज पढ़ाई जाती है जो आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, सभी अनुभवी टीचर है, कोई भी सब्जेक्ट देख लो आप, सबका पढ़ाया हुआ है। तो प्यारे दोस्त, आपको अगर अगली बार CGL का पेपर देना है तो प्यारे भाई यहीं से पढ़ना होगा, क्योंकि ये सबूत के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए और बहुत से क्वेश्चन। ठीक है, बच्चे बोलेंगे JS के क्वेश्चन कराए हुए नहीं है, हमारी क्लास से आए भाई, हम कहते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं। कोई सबूत मांगता है, सबूत दिखा सकते हैं। तो प्यारे भाई, इसका आंसर ऑप्शन सी होता। और ये विंग्स इंडिया का प्रोग्राम हैदराबाद में आयोजित किया गया था और बेगमपेट हवाई अड्डे पर प्यारे भाई इसका आयोजन किया गया था। और उस समय भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। कौन थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री थे जब ये प्रोग्राम हुआ था। Which of the following is not the qualification for the appointment of judge of Supreme Court? निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं है। मेंस में क्वेश्चन अक्सर आपको परेशान करता है कौन सी नहीं है, और प्री लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा है। जब ये पूछा जाता है कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है। तो उसके लिए या तो आपको एक ये पता हो कौन सा नहीं है, या फिर 3 वो बताओ कौन कौन से हैं। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आप 5 साल के लिए किसी को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का बनना चाहता है जज, तो वहां का जज बनने के लिए योग्यता चाहिए कम से कम किसी व्यक्ति ने 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में वो रहा हो जज, तभी आप सुप्रीम कोर्ट का बन सकते हैं जज। तो ये योग्यता चाहिए। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपसे नॉट पूछ रहा है। आर डिस्टिंग्विश्ड जज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के मतलब राय में प्रतिष्ठित न्यायाधीश हो, ये भी योग्यता चाहिए। मतलब उसके ऊपर कोई दाग ना हो, ईमानदार हो, प्रतिष्ठित हो, वही न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। एक क्वेश्चन है बच्चा हमारा, ठीक है, जो आपका पूछा गया कि एक सूत्र है F बराबर K/Q1/Q2/R²। देखो पता है कितना आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की दूरी R है, आवेशों के बीच की दूरी R है। तो बच्चों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कूलाम्ब। अगर देखो ये प्लस माइनस है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट, और इनके बीच में जो बल लगता है आवेशों के बीच में, उस बल को कहते हैं कूलाम्बिक फोर्स, क्योंकि कूलाम्ब ने दिया। कूलाम्बिक बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, विद्युत स्थैतिकी बल। तो बेटा उसको निकालने का एक फॉर्मूला है F बराबर K
Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस बल से, इस सूत्र से आप इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिकी बल या कूलाम्बिक बल निकाला जा सकता है। ठीक है साथी, तो आपका क्या आएगा आंसर? कूलाम्बिक फोर्स आपका हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि भाई चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, सभी साथियों को बताना है। और कैसे लगे ये क्वेश्चन? भाई मैं आपको एक प्रूफ भी देने वाला हूं कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके यूट्यूब की सुबह 10 बजे वाली क्लास से आए हुए हैं। कितने बजे? सुबह 10 बजे। तो साइंस को और बेहतरीन बनाना है ना, तो सुबह 10 बजे डेली जुड़ा करो। फिलहाल जो हमारी सीरीज चली हुई है वो चला हुआ है गोल्डन कॉन्सेप्ट साइंस के, सुबह 10 बजे। तो देखो, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान, मुझे ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, टू विजिट द श्राइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले पहले सुल्तान का नाम बताइए कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे पहले सुल्तान रहे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे। और ये दरगाह कहां पर है? अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है ये दरगाह। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल क्या रहा? तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। 1324 से 1351। आपने इसे पढ़ा होगा। सबसे मूर्ख पढ़े लिखे शासकों में से एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। Who among the following was the president of India when India launched its first nuclear test in पोखरण? जब भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तब निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति था? देखो, ये पोखरण टेस्ट आपका हमेशा पूछा जाएगा। जब भी मैं 5 इयर्स प्लान पंचवर्षीय योजना वाला चैप्टर आपको पढ़ाता हूं, बैच में हो, यूट्यूब पे हो, कहीं भी हो, तो मैं आपको पोखरण टेस्ट के बारे में हमेशा बोलता हूं। इसे आप अवश्य याद करके जाओ। पोखरण टेस्ट भारत के इतिहास में 2 बार हुआ है। एक 1974 में पहला पोखरण और एक 1998 में दूसरा पोखरण। पहला पोखरण जब 1974 में हुआ तो देश की पीएम प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी और देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी। ठीक है। और जब दूसरा हुआ तो देश के प्रधानमंत्री थे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और देश के राष्ट्रपति थे KR नारायणन जी। तो इसलिए याद कर लेना, ये पोखरण 1 और 2 के नाम से जाना जाता है। 1 1974 वाला और 2 1998 वाला। यही से क्वेश्चन निकलता है कि 1998 वाला जो पोखरण टेस्ट हुआ था वो 11 मई को हुआ था, इसीलिए देश में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन है, विच अमीनो एसिड इज अ प्रीकर्सर टू सेरोटोनिन, अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट रेगुलेट्स योर एपेटाइट, स्लीप एंड मूड। कौन सा अमीनो एसिड सेरोटोनिन का एक अग्रदूत है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी भूख, नींद और मूड को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके अमीनो अम्ल के संबंध में है। याद करो, जब प्रोटीन बढ़ाए थे तो बताया था कि हमारे प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। कुल मिला के 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें से कि 10 आवश्यक होते हैं और 10 कहलाते हैं गैर आवश्यक। ठीक है, 10 इसेंशियल की श्रेणी में आते हैं और 10 हमारे नॉन इसेंशियल या गैर आवश्यक यहाँ पर कहे जाते हैं। इनको अगर हम देखेंगे तो हमारा ट्रिप्टोफैन क्या कहलाता है? एक इसेंशियल अमीनो एसिड है और यही हम कह सकते हैं कि सेरोटोनिन का एक प्रीकर्सर होता है। आपके नींद को, भूख प्यास को, इन्हें भी ये कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे भूख को, स्लीप, मूड को, इनको रेगुलेट करता है। अगर ये मात्रा में बनेगा ठीक से तो आपका मूड, स्लीप साइकिल सब कुछ क्या रहती है? बैलेंस रहती है। तो अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन्स को बनाते हैं और ये हमारे अलग अलग इन फंक्शंस को भी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ट्रिप्टोफैन। हालांकि इसमें बताया भी था आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथायोनिन, प्रोवेलिन, फिनाइलएलानिन, वेलिन, ये सारे नाम आते हैं आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स में। IL² T² MPV करके ट्रिक इसकी याद कराई थी। और अगर हम नॉन इसेंशियल में बात करें तो एलानिन, एस्पैरागिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, सीरीन, प्रोलीन, टायरोसिन, ये सारे नाम आते हैं इसके अंदर। तो मैम ये सब हमारे अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, सबका रोल देखने को मिल जाता है। इसमें 2 ऐसे होते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, जो सेमी इसेंशियल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। In which of the following years did Mahatma Gandhi led सत्याग्रह and hunger strike for the first time in India? चलिए, भारत में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किस साल की थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 1917, 1919, 1920, 1918। हमेशा कहता हूं, शुरुआती 3 आंदोलन जो इंडिया में गांधी जी लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआती 3 आंदोलन, 3 मूवमेंट महात्मा गांधी जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो नहीं सकते। ठीक है, इसको आप हमेशा किया करो। शुरुआती 3, चंपारण,
अहमदाबाद, खेड़ा। और पहली बार भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद मिल हड़ताल में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मील हड़ताल में पहली बार इन्होंने इसकी मतलब भूख हड़ताल की थी 1918 में। पहला आंदोलन था चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह इसके बाद लेकर आए थे, लेकिन पहली बार गांधी जी के द्वारा जो भूख हड़ताल मतलब की गई वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या मिल हड़ताल में की गई। ये क्वेश्चन थे आप सभी के सामने, जो कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों के मतलब मिलाकर दोनों सेटों में आपसे पूछे गए। ठीक है, 18 जनवरी का सेट और 20 जनवरी का सेट, इन क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व कराया। आशा है, उम्मीद है कि एग्जाम में जो भी बच्चे मेंस में अपीयर हुए होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आपके ठीक हो जाने चाहिए। क्वेश्चन को इतने हार्ड मतलब नहीं, देखो 2-4 क्वेश्चन तो थोड़े मुश्किल आते ही हैं, लेकिन बाकी कोई क्वेश्चन इसमें इतना मुश्किल नहीं था। दूसरी बात यह कि जो बच्चे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी या एसएससी लेवल के किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए एक आईना हो सकता है कि आप इन्हें देखें और इसी आधार से आप सारी अपनी पढ़ाई को, स्टडी को आगे करें। ये क्वेश्चंस आपको एक अप्रोच प्रदान करेंगे। In which year was the fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson? The model commonly represented cell membrane structure and dynamics. सिंगर और निकोलसन द्वारा द्रव्य मोज़ेक मॉडल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? मॉडल स्पष्ट रूप से कोशिका झिल्ली, संरचना और गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। तो भैया सिंपल सी कहानी बताई थी कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, इनकी प्लाज्मा झिल्ली में आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पाया जाता है, तरल मोज़ेक प्रतिरूप। वो प्रतिरूप जो कि आपको फॉस्फोलिपिड से बना हुआ, याद करिए फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर बताई थी, द्विकला होती है। साथ में हमारे कुछ यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स तो लगे हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है ना, और प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर जो अंदर और बाहर धसे हुए होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सिंगर और निकोलसन ने याद कराया था। सिंगर सिंग करते करते निकल लिए, गाना गाते गाते निकल लिए। कब निकले भैया? 1972 में, याद करो। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न भी आप लोगों से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया है आपके सीजीएल मेंस के अंदर, जो कि पेपर हुआ है आपका 20 जनवरी 2025 को। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? ये देखो, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा, कुछ इस प्रकार से। ये एक बिल्कुल सैंडविच जैसा दिखता है। ऊपर ये फॉस्फोलिपिड की लेयर, नीचे फॉस्फोलिपिड की लेयर, बीच में धसे हुए हमारे प्रोटीन्स, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। बाहर की तरफ दिख रहा है, अंदर की तरफ धसा हुआ है। ऊपर की तरफ कार्बोहाइड्रेट्स की चेन यहाँ पे लगी हुई है। करेक्ट है? तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के पूछे गए हैं सीजीएल मेंस के अंदर। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में 565 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शॉट लगाकर सबसे तेज बैडमिंटन शॉट लगाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु, सात्विक साईराज या साइना नेहवाल? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता प्यारे भाई, सात्विक साईराज रेड्डी। इन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शॉट लगा दिया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया था। ठीक है, और बैडमिंटन के खिलाड़ी प्यारे भाई, बैडमिंटन के खिलाड़ी है, और इनको 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इनको प्यारे भाई 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ध्यान रख लेना, मेजर ध्यानचंद कब मिला इनको? 2023 में प्यारे बच्चे, इनको मेजर ध्यानचंद, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, इनको दिया गया था 2023 में, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। बहुत बढ़िया खेलते हैं बैडमिंटन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाता। भारत ने किस खेल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर 2023 में पुरुष जूनियर एशिया कप जीता और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अधिकतम खिताब जीतने के मामले में उन्हें पीछे छोड़ दिया है? तो बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता, हॉकी। 2023 में चौथी बार जीता था, लेकिन 2024 में भी यह टूर्नामेंट हो चुका है लास्ट में, लेकिन 2023 वाला आपसे पूछा है। 2023 में भारत ने यह चौथी बार जीता था, लेकिन प्यारे भाई ये 2024 में भी हो चुका है और 5वीं बार भारत ने यह टूर्नामेंट जीत लिया है। 2024 में भी भारत ने जीत लिया है हॉकी में टूर्नामेंट। और जो भारतीय जूनियर हॉकी टीम है, इसके कोच बनाए गए PR श्रीजेश, ठीक है, जिन्होंने संन्यास ले लिया था जो आपका पेरिस ओलंपिक था उसमें भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जिताने के बाद। ठीक है, ध्यान रख लेना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हॉकी। ठीक है,
और भाई ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की हम बात करें तो सबसे ज्यादा ओलंपिक में पदक जीते हैं, 13 पदक भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीते हैं। ध्यान रख लेना, भारतीय हॉकी टीम की बात मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ओलंपिक में कितने 13 पदक भारतीय हॉकी टीम ने जीते। ठीक है, ये जूनियर हॉकी टीम के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है, जिसमें 8 गोल्ड है और 1 सिल्वर है प्यारे भाई, और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन रहा है ओलंपिक के अंदर। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।